हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने सभी ने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना और एडजॉइंट की हेल्प से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा होगा। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि यूजिंग मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हम एक प्रॉब्लम्स, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपके लिए नई टर्म नहीं है। मैं यहां पे एक 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ऐसी 3 इक्वेशन हम लेंगे, b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब हमें यूजिंग मैट्राइसिस इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले हम इस तीनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला मैट्रिक्स इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, मतलब हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस पूरे सिस्टम को डिनोट करेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये क्या बनेगा? तो ये जो कोफिशिएंट हैं a1x b1y a1 b1 c1, इससे हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। इस मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक हम लेंगे कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वेरिएबल का, राइट। और ये सिस्टम किसके इक्वल है? कांस्टेंट से बनने वाली एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, d1 d2 d3, राइट। ये दिए गए सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको पता है दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं? जब उनके ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। दरअसल हो क्या रहा है, जब आप इस मैट्रिक्स का 3x3 की मैट्रिक्स का 3x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x1 की एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी, और दोनों बराबर हैं तो कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशंस बन जाएगी। जैसे देखिए, अगर मैं इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z, और ये किसके इक्वल होगा? d1 के इक्वल होगा। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यहां बहुत सिंपल सा हम एक लॉजिक लगाएंगे। इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं, और जो कॉलम मैट्रिक्स है इसे हम एक्स से डिनोट करेंगे, और जो कांस्टेंट से बनने वाली कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? एक्स फाइंड करेंगे। एक्स को फाइंड करने के लिए हम ए इनवर्स का लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स का लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए इनवर्स नो डाउट एग्जिस्ट करता है। और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट ए क्या हो? हमारा
नॉट इक्वल टू 0। हम यहां बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है। अभी हम इसका क्लासिफिकेशन आगे बताएंगे। लेफ्ट साइड में आप लगा दीजिए एसोसिएटिव लॉ, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और ए इनवर्स ए जैसा आप जानते हैं ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। तो आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो नो डाउट एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स इंटू बी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू रख दो। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए इंटू बी के इक्वल होता है, और अपान में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे राइट, फर्स्ट रिजल्ट में या सेकंड रिजल्ट में, तो यहां पे हम कंपेयर करके आसानी से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। राइट है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मेथड। और यहां पे हमने दो वेरिएबल का एक लीनियर सिस्टम लिया हुआ है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे जो दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। तो मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 1 1। तो ये दो वेरिएबल हैं, इसलिए हम 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफिशिएंट आएंगे विथ साइन, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1। फिर सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1। ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई इनटू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां दो वेरिएबल हैं x एंड y, इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 3/3 का। राइट है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां से मैं ये सिस्टम लिख रहा हूं, इसको मैं ए बोलूंगा, ये एक्स और ये बी। तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो नो डाउट यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये आप डायरेक्ट लिखेंगे ए इनवर्स b। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और b में इसका इनटू कर देंगे। यहां पर a जो है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा था 2 -1 1 1। x हमारा क्या था, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और ये b हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। और कांस्टेंट क्या है आपके पास, 3 3। इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ए इनवर्स का लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट से पॉसिबल नहीं है। तो x को कभी भी बेटा आप लोग बी ए इनवर्स मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। ओके, बी कॉलम मैट्रिक्स है 2/1 का और ये 2/2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहां पर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे।
ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 - 1 और 1 1, राइट है। इसको सॉल्व कर लें, 2 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 3 हो गया। डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि 0 हो गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हम बताएंगे कौन कौन से केस हैं। अब ए इनवर्स हम फाइंड करना चाहते हैं, राइट है। और ए इनवर्स के लिए अभी हमें एडजॉइंट और फाइंड करना होगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने कहा सबसे पहले कोफैक्टर ए आई जे। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको सिखाया है। हम हर एक एलिमेंट का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। और कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे mij होता है। तो यहां पर हम हर एक एलिमेंट का क्या निकालें, कोफैक्टर। तो a11 क्या हो जाएगा, m11 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो इसमें से पहली रो और पहला कॉलम हटा दोगे तो आ जाएगा 1। a12 फाइंड करो, तो a12 हो गया -m12। अब यदि मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा देता हूं, देखो पहली रो और दूसरा कॉलम हटा देंगे तो बचेगा 1। और जब आप यहां 1 रखोगे तो आगे चूंकि माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -1। लाइकवाइज वी फाइंड a21। a21 इज -m21। और जब हम m21 देखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाओगे आएगा -1। इस -1 को यहां रखोगे तो जो पहले से माइनस लगा है उसके कारण ये हो जाएगा आपका +1। और लास्ट हम निकालेंगे a22, जो कि किसके बराबर आएगा, m22 के। और m22 यहां निकालेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटेगा, तो ये आ गया 2 के इक्वल, राइट है। तो एडजॉइंट निकाल लेंगे हम। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने के बाद ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज लेंगे तो हमें यहां पे पहले वैल्यू रख देंगे 1 - 1, 1 और 2, और इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने पर आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज लेने पर मिलेगा आपको 1 - 1 और 1 2। ये एक मैट्रिक्स आ गया। ये है एडजॉइंट ए के इक्वल। तो नो डाउट हमारा जो x है, जिसको हमने क्या कहा था, a इनवर्स इंटू बी। अब इसमें a इनवर्स का फार्मूला लगा दें तो ये हो गया एडजॉइंट ए। एक मैट्रिक्स है, इसका b से इंटू होगा, अपॉन में क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर एडजॉइंट ए की वैल्यू रखनी है, उसका बी में इंटू करना है और डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करना है। एक्स क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए हमने अभी फाइंड किया था। एडजॉइंट ए हमारा था 1 1 -1 2। ठीक है, वो यहां रख दीजिएगा। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, 3। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 हम आगे लिख दे रहे हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी देखे थे कितनी थी, 1 1 -1 2। तो ये है 1 1 -1 2। और कॉलम मैट्रिक्स बी की वैल्यू थी 3 3, राइट है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1/3 एज इट इज, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। 1 × 3 इज 3 प्लस
1 इंटू 3 इज 3। अब सेकेंड रो का करेंगे तो -3 और प्लस 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1/3 एंड 3 + 3 इज 6 और 6 - 3 इज 3। 1/3 का इंटू करेंगे तो ये आ गया 2 1। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है किसके इक्वल है, कॉलम मैट्रिक्स XY के इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम कंपेयर करेंगे तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के इक्वल होगी और Y की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से यूजिंग मैट्रिसेस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ओके, प्रोसेस सबको क्लियर हो गई होगी। कहीं डाउट है तो बेटा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे सिस्टम इंक्लूडिंग 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल का देखेंगे। देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल वाला सिस्टम गिवन है। अभी जैसा हमने 2 वेरिएबल्स का सिस्टम सॉल्व किया वैसा ही 3 वेरिएबल का करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मैट्रिक्स इक्वेशन corresponding to given system of equation। ओके, तो ये जो बनेगा हमारा, पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, 3 वेरिएबल हैं तो कोफिशिएंट भी ऑर्डर से लेंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, देन z का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है आपके पास 1 1 1, दैट्स वाई फर्स्ट रो इज 1 1 1। अब सेकेंड इक्वेशन को देखिए तो 1, अब y नहीं है तो y का कोफिशिएंट बच्चों 0 लेंगे और z का कोफिशिएंट 2, तो 1 0 एंड 2। और लास्ट इक्वेशन में 3 1 1। ओके, 3 1 1 ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। इन 2 में क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y z, और इक्वल टू में आएगा आपका कांस्टेंट से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स। तो 6 7 और 12, 6 7 और 12 ये आ गया। अब हम यहां पे नोटेशंस का यूज करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं A से डिनोट कर दूंगा, ये आपका X हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक, तो नो डाउट फ्रॉम हेयर X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब आपका काम है यहां से A इनवर्स को फाइंड करना। अब A इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट A निकालना होगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड करेंगे। A का डिटर्मिनेंट, तो A क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1 1 1 1 0 2 और 3 1 1 राइट है। अब मुझे इसका एक्सपांशन करना है, तो मैं इसका एज यूजुअल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो कर दे रहा हूं, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो पहला एलिमेंट आपने लिया 1, 1 के इनटू में इसका माइनर, तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 0 2 1 1 नहीं, 0 2 1 1, देन -1 इंटू, तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 2 3 1, ये हो गया 1 2 3 1, प्लस लास्ट एलिमेंट इज 1, तो 1 के इनटू में क्या आ जाएगा यहां पे 1 0 3 1। ओके, 1 0 3 1। अब यहां पे क्या करना है, एक्सपांशन, तो ये हो गया आपका 0 -2 राइट, 1 एज इट इज,
1 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो गया -2 प्लस 5 प्लस 1, 1 और 5 6 में से 2 गया तो ये आ गया 4, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू, राइट है। अब ये नॉन जीरो आ गया है, अब हमारा काम है एडजॉइंट फाइंड करना, ठीक है। तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, कोफैक्टर। लेट aij बी द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij। अब हमें इस aij का कोफैक्टर निकालना है। तो aij का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 एंड mij, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो ऑन रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय इट्स कोफैक्टर, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी C, ओके। कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स A11, A12, A13, 21, 22, 23, इस तरह से हर एक एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कोफैक्टर जो है वो माइनर से निकलता है। इस रिलेशन का यूज करके कोफैक्टर के प्लेस पर मैं माइनर लिख दे रहा हूं, M11 माइनस M12 M13 माइनस M21 M22 माइनस M23 M31 माइनस M32 और M33। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू यहां रख देनी है। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं M11 की वैल्यू रखूंगा। यहां पे मैट्रिक्स है, उसको देखते हुए M11 की वैल्यू आ गई 0211। अगला वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव साइन लगाएंगे। M12 की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ रही है 1231। M13 की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगी 1031, ठीक। ये आप पहले भी देख चुके हैं। इस तरह हम सभी माइनर की वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैट्रिक्स C बन गया। हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स A का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज निकाल लो। रो को कॉलम बना देंगे, तो -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। बस यही बेटा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है जो हमें A इनवर्स निकालने में लगती है, पर आप A इनवर्स को रो कॉलम ऑपरेशन से नहीं निकालोगे, आप इसी मेथड से निकालना, ठीक है। तो अब हम A इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो A इनवर्स क्या आता है, तो A इनवर्स का फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारी आई थी 4, और एडजॉइंट A की वैल्यू ये ऊपर ही लिखी हुई है -202 5 -2 -1 1 2 -1, राइट है। अब जो A इनवर्स आपको मिल गया है, इस A इनवर्स को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक।
तो फ्रॉम फर्स्ट आपके पास जो रिजल्ट है x इक्वल टू कितना, a इनवर्स इंटू बी, यहां वैल्यू रख दो। तो x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4, ठीक, -202, 5 -2 -1, 1 2 -1, और इसमें b का मल्टीप्लाई होगा। b इस क्वेश्चन में है 6 7 12। आप लोग बेटा कॉपी में नोट्स भी बनाते जाया करें, ठीक है। अब क्या करूंगा, आगे इनका मल्टीप्लाई करूंगा और कंपेयर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया, ठीक। तो 1/4 बाहर है, इसको एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 12, 14 और 12 कितना हो गया आपका 26, 30 में से गया तो ये हो गया 4, ये आ गया 8। 1/4 का इंटू कर देंगे, 1/4 का इंटू करेंगे तो ये जाएगा 3, 1 और ये आ गया 2, राइट। तो कंपेयर करने पर x इक्वल टू आ गया 3, y इक्वल टू मिलेगा 1 और z की वैल्यू आ गई 2। बहुत आसान है, इस तरह से हम किसी भी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ये उतने ज्यादा आपको इजी लगेंगे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की कंडीशंस को देखेंगे, ओके। अभी आपने जिस मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, अब हम देखें उस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे वेरी करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको ये पता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, वो हम दो कैटेगरी के बोलते हैं। एक होता है बच्चों नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एक होता है होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और मैंने आप लोगों के लिए डेलिबरेटली बेटा 2 वेरिएबल का लिया है क्योंकि ये आपका फेमिलियर है। आप सब जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन में आप सब जानते हैं पैरेलल, कोइंसाइड, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, सारे केस आपको मालूम है और इनको आप ड्रॉ भी कर लेते हो। तो मैंने 2 वेरिएबल का लिया, ऐसे ही 3 वेरिएबल का होगा। दोनों में मेन डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहां पर कांस्टेंट टर्म आ रही है और यहां पे कांस्टेंट टर्म की जगह 0 आ गया, ओके। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नॉन होमोजीनियस। लीनियर तो है, मतलब किसी भी टर्म की डिग्री जो है बेटा 1 से ज्यादा नहीं होगी। इस टर्म की डिग्री पूछूंगा तो बोलोगे 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 0, मतलब 1 से ज्यादा नहीं है, ओके। और यहां पे क्या हो रहा है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोजीनस। अब यहां पर हम इतना ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट टर्म आ रहा है मतलब नॉन होमोजीनस है और अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो होमोजीनस है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने अभी सॉल्व किया मैट्रिक्स मेथड से। क्लास 10th में आपने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था। आपको याद होगा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहां भी हम जो नाम लेते थे वो यही लेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पर यहाँ कंडीशन बदल जाएगी और वो कंडीशन याद रखना बहुत आसान है क्योंकि आप ये फार्मूला अभी कर चुके हैं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो रिजल्ट आता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट। x इक्वल टू क्या आ जाता है, ए इनवर्स इंटू बी आ जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट
ऑफ ए आ जाता है। ये ए इनवर्स की वैल्यू है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फार्मूले से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन है, ये हम आपको बता दें कि ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो कंसिस्टेंट कहलाता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इसको हम कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब हमारे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक, तो यहां पर दो केस बनते हैं। वो दो केस कौन कौन से होते हैं आपको याद होगा। एक तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके, या मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और इनकंसिस्टेंट जैसा कि कह रहे हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पे क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? तो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? तो इस फार्मूले से आप याद रखिए, जब x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? y की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि इस कैपिटल X से आप वेरिएबल x y फाइंड कर रहे हैं बच्चों। अब यहां पर दोनों वेरिएबल कब एग्जिस्ट करेंगे? जब हमारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। और अगर दोनों लाइन हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्लास 10th से आपने पढ़ा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ये कंडीशन भी आपको याद होगी, क्लास 10th में पढ़ी थी। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई डिटर्मिनेंट में क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसफर कर दिया। दरअसल ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगी। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर A क्या है? A की बात करूंगा, यहां लिख दे रहा हूं। A क्या है हमारा? A कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, A1 B1 और A2 B2, राइट है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कंडीशन ये होती है कि रेशियो जो होता है कोफिशिएंट का वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है। दैट इज A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। और ये कंडीशन जो है यही कंडीशन बता रही है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, राइट है। तो ये जो बात थी ये 10th स्टैंडर्ड की है। 12th में हम क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब डिटर्मिनेंट A क्यों आ गया? हम तो 10th में ये सीख के आ गए थे। पर बच्चों ये जो कंडीशन है यू कैन यूज ओनली फॉर द 2 वेरिएबल्स। स्ट्रेट लाइन के लिए यूज हो रही है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल अगर मैं इंक्रीज कर दूं, z बढ़ा दूं तो प्लेन बन जाएगा। 4 कर दूं तो हम 4 डायमेंशन में चले जाएंगे। लेकिन सभी के लिए हम ये कंडीशन नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन डिटर्मिनेंट A के बारे में हम बोल सकते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट A कैसा है? नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट A हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट A अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब डिटर्मिनेंट A अगर 0 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो दो बातें होंगी, समझिएगा। या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा।
अगर आपको याद हो तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों लाइन हमारी कैसी होती है, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, a1/a2 जरूर b1/b2 के क्या होता है, इक्वल टू होता है, लेकिन ये d1/d2 कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होता है। तो इतना जो पोर्शन है, दिस वन, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। पहली बात, डिटर्मिनेंट a 0 हो जाने से अब आप इस फार्मूले को देखो। अच्छा, फार्मूले का न्यूमरेटर क्या कहता है, न्यूमरेटर में है एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी, और आप कह रहे हो डिटर्मिनेंट a 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर 0 है तो x कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब न्यूमरेटर मेरा नॉन जीरो हो। तो न्यूमरेटर यहां पे नॉन जीरो होगा और डिनोमिनेटर 0 होगा, तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई रिपीट, अगर न्यूमरेटर मेरा नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर 0 है तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट a 0 होगा, इसके साथ एक कंडीशन और लगाना जरूरी है कि एडजॉइंट a इंटू b कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ दीज टू कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली, तो हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। राइट है। अब एक बात रह गई, किसकी, मेनी सॉल्यूशन की। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि लाइन जो होती है कोइंसाइड होती है, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। उसमें भी ये कंडीशन होल्ड होती है, पर यहां भी इक्वल टू लगा होता है। राइट है। तो मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट a 0 होगा, और यहां पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। एडजॉइंट a इंटू b की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ऐसा होने से क्या होगा, ध्यान देंगे, ये 0/0 बन गया, इनडिटर्मिनेट केस हो जाता है। इनडिटर्मिनेट दैट इज दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 और एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों बातें आपको याद रखनी हैं। ओके। और अगले लेक्चर में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन पे। और हम बात करेंगे अभी होमोजीनस सिस्टम की। अब यहां ध्यान दो, होमोजीनस सिस्टम के बारे में क्या बात करना चाहता हूं, छोटी सी बात करेंगे। यहां पर अगर आप देखें बच्चों, तो b की वैल्यू क्या है, 0 मैट्रिक्स, क्योंकि यहां 0 आ गया। राइट है, ये हमेशा 0 हो गया। राइट। अब यहां पर ध्यान दें, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है और डिटरमिनेंट a 0 हो। राइट। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि b तो 0 आ गया। ध्यान से समझिए, होमोजीनस सिस्टम में b 0 है, b 0 है तो नो डाउट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b विल बी 0। ये हमेशा 0 होगा, और जब ये हमेशा 0 होगा तो ये कभी बच्चों इनकंसिस्टेंट नहीं बन पाएगा। राइट। ये जो इनकंसिस्टेंट वाला केस है, ये कभी वेरीफाई नहीं होगा, ये हमेशा फॉल्स बैठेगा। तो हम जो होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके लिए कहते हैं ये हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये ऑलवेज कंसिस्टेंट है। और ये अगर हमेशा कंसिस्टेंट है तो इसमें दो केस होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है मेनी सॉल्यूशन। ठीक है।
यूनिक सॉल्यूशन या मिनी सॉल्यूशन अब केवल किस पे डिपेंड करेगा? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पर। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाए? 0 आ जाए तो वहां मेनी सॉल्यूशन होंगे। होमोजीनस सिस्टम में बच्चों इस बात से कोई मतलब नहीं कि एडजॉइंट ए इंटू बी क्या होगा। मैं आपको बोल चुका हूं एडजॉइंट ए इंटू बी हमेशा 0 होगा क्योंकि बी 0 है, राइट है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन रखना या मेनी सॉल्यूशन रखना डिटर्मिनेंट ए पर डिपेंड करता है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये यूनिक सॉल्यूशन बताएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता? मजे की बात एक और सुन लो, उसमें x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। देखो, अगर मैं x और y 0 लेता हूं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो यही एकमात्र हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी होमोजीनस सिस्टम में अगर सभी वेरिएबल 0 आ रहे हैं तो वह यूनिक सॉल्यूशन इंडिकेट करता है। इसलिए इसको हम 0 सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसके अगेंस्ट मेनी सॉल्यूशन के लिए हम नॉन जीरो सॉल्यूशन टर्म का यूज करते हैं। किसका टर्म का यूज करते हैं? नॉन जीरो सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जो भी फेस करने वाले हो, चाहे वो एनडीए हो, जेईई मेंस हो या किसी भी फील्ड का आप एग्जाम फेस कर रहे हो और उसमें अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पर क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिलेबस में है, तो बेटा इस पर एक क्वेश्चन बनता ही है। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पर डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, बट आप इसको ध्यान से कर लें। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाए हैं इस तरह के क्वेश्चन जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, कम से कम 2 प्रॉब्लम आप जरूर सॉल्व करें, है ना, या तब तक करें जब तक आपके करेक्ट आंसर्स नहीं आने लग जाते। बाकी की बात इस क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ओके। और उसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज की। एनसीईआरटी में शायद वो 3rd एक्सरसाइज है ना, तो वो हम बात सबसे एंड में करने वाले हैं। पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।